बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम करेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और हमारे साथ भी मौजूद है। एक ऐसा वक्त जब अहले बरे सगीर ये तय कर चुके थे कि ग़ुलामी ही उनका मुक़द्दर है। ऐसे में एक शख्स आया और उसने उनको जगाया उस नींद से कि इस ग़ुलामी से निकलना तुम्हारा मुक़द्दर है और अगर थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो निकल जाओगे। और फिर साथ ही उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल की। पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, मुफक्किर इस्लाम है और इसके साथ साथ बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल का 88वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये वो शायर हैं जिनके अल्फाज ने हमें पुश किया कि ताकि हम अपना मुल्क ले सकें। जेन जीज और जेन अल्फाज को एक इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है और उस इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो बरे ज़ख़ीर के जो मुसलमान थे तमाम तर उनकी बेदारी का बायस बने और इन्होंने नई रूह फूंकी अपनी शायरी के थ्रू। 1930s में आपका जो कि है एक अदद इलाहाबाद के अंदर स्टार्ट होता है और ख़ुतबा आपका तारीख़ी जो कि है वो अपनी एक रास्ते को हमवार करता है कि जिसके बाद वो तारीख़ी खुतबा स्पिरिट बन जाता है इन मुसलमानों के लिए। इकबाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि हमारे जेन जीज और जेन अल्फाज बहुत टेक सावी और यूनिवर्सिटीज़ में किसने क्या अकम्प्लिश किया है उस एस्पेक्ट से हम लोग अगर बात करें तो फ़िलासफ़ी के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपनी ग्रेजुएशन की थी और फिर उसके बाद PhD भी इनकी फ़िलासफ़ी के अंदर थी। तो हमारी नई पौध और नई पीढ़ी अगर मुड़ के देखें तो आपके हीरोज़ उन यूनिवर्सिटीज़ और उन इंस्टीट्यूशंस में झंडे गाड़ के आ रहे हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ और जिन इंस्टीट्यूशंस को आप लोग पैराडाइम कंसिडर करते हैं एजुकेशन का। बिल्कुल ऐसे ही है और उनके हर कलाम से उन 13,000 से ज़ायद अशार उनकी तरफ से लिखे गए जिसमें उर्दू भी शामिल है और फ़ारसी के कलाम भी शामिल है, फ़ारसी की शायरी भी शामिल है। हर एक के अंदर आपको कोई ना कोई लर्निंग मिलती है, कोई सबक मिलता है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ़नकार हैं उनकी तरफ से ट्रिब्यूट उनको पेश किया गया है। आप इकबाल को एक ट्रैवलर की तरह देखेंगे, आप देखेंगे इस तरह से कि इकबाल एक मुसाफिर की तरह आपको लेकर जाते हैं, चाहे वो वेस्ट की तरफ हो उसके बाद लेकर आते हैं वापस मशरिक की तरफ और फिर आपके सामने एक मवाजना रखते हैं कि तुम तय करो, जो पढ़ने वाला कारी है वो तय करे कि आपके लिए क्या बेहतर है। और एक बैलेंस की सूरत में खुदी का फ़लसफ़ा हमारे सामने रखते हैं कि खुदी अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत ज़रूरी है, आपके पास इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम आप लॉस्ट फील ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ से उनकी दूर अंदेशी कहिए, उनका ख्वाब कहिए, ईरान के बड़ा करीब वो अपने आप को महसूस करते थे। तो और अगर हम बात इससे पहले कि हम लोग ईरान की तरफ जाएं, मैं आई वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स फॉर द पीपल हु आर आउट देयर, पीपल हु हैवंट बीन इन टच विद द ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड। आज जिस पर्सनालिटी की हम ये बात करें, ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे कि आप अगर नीचे और आप डॉस्टोयेव्स्की को और आप जर्मन्स को और आप वेस्टर्न्स को आप अगर चले जाएं US की तरफ, UK की तरफ, जो ओल्ड टाइम्स ऑफ एरियाज एंड द पीपल, दीज पीपल ऑफ द वेस्ट जिनको आप कहते हैं कि जी फिलॉसफी के ऊपर बैठे हुए ये और आपको दुनिया के बारे में सिखाएंगे, अगर आप इकबाल के अंदर डाइव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकबाल ने खोल के टेबल पे इनके फिलॉसफी के पर्चे को ऑपरेशन करके रखा है। और अगर आप इकबाल को पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन होगी कि इन नीचेज़ को और इन डॉस्टोयेव्स्कीज़ को इनको इकबाल ने समराइज करके उसके बाद जो पर्सपेक्टिव दिया है वो है कि जिसके अंदर आपको डाइव करना ज़रूरी है। अब आते हैं ईरान की तरफ। मैं ईरान की ये बात करने लगी थी कि ईरान को बड़ा करीब से जानते भी थे इकबाल और अगर हम बात करें जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनको तकरीबन 4,000 अशार इकबाल के याद थे क्योंकि इकबाल ने फारसी में बहुत ज़्यादा और इकबाल लाहौरी जिस प्यार से वो याद किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो हम कुछ ईरान और अमेरिका की और मौजूदा सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तैयार है, इस्लामाबाद तैयार है, मेहमानों का इंतज़ार बस किया जा रहा है। कल कुछ खबरें जो है ना तैयारियों के बावजूद ऐसी आ रही थी कि शायद कुछ खटाई में मामला ना पड़ जाए क्योंकि ईरान की तरफ से जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा था कि ईरान शायद शामिल नहीं होगा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के अंदर। उसके बाद काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। अभी भी उम्मीदें बाकी हैं कि दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। ट्रंप की तरफ से रात को एक इंटरव्यू दिया गया है अमरीकी रेडियो को और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहा है अमेरिका और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मुनसिफाना डील हो जाएगी और ईरानी क़यादत अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दामात करेगी। एक उनसे सवाल किया गया मुजम्मिल कि भाई आपकी शराइत क्या है ईरान से जिसकी वजह से आपके डील पे मान जाएंगे आप? तो ट्रंप ने कहा सिर्फ एक शर्त है एंड दैट इज़ कि वो जो न्यूक्लियर हथियार है उनको हासिल करने की कोशिश ना करें। ना करें। अच्छा,
हमारे साथ हुसैन सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन करने से पहले एक लास्ट चीज़ मैं जो कोट करना चाहूँगा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है और दुनिया के पास भी जो इंफॉर्मेशन है और ओपन टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ये है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स या उनकी जो रेंज है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए डायरेक्ट थ्रेट कभी भी नहीं थी, और ये चीज़ हम न्यूज़ के ऊपर रात न्यूज़ शोज़ में भी कोट होती रही है। इसी के साथ हुसैन सोहरवर्दी साहब को वेलकम करते हैं सर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम। आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। ये जो टॉक्स हैं और इन टॉक्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो स्पेशल स्टैंस है कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक तरफ से ब्लॉकेडेड रखेंगे जब तक ईरान मान नहीं जाता। फिर ईरान ने भी कहा कि ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलना तो हमें भी आपसे बात नहीं करनी। Come for love, we are ready with open arms, but come for war, we are ready with open arms. तो इस वक्त क्या लगता है कि ये जो नेगोशिएशंस हैं ये किधर खड़ी हुई हैं? आपका सवाल बहुत अहम है। इससे शुरू में भी आपने बड़ा ज़बरदस्त एक जो सर्शन दिया है, और वो ये कि किसी सूरत में भी ईरान के जो मिसाइल हैं वो अमेरिका के लिए एक ख़तरा नहीं है, क्योंकि लाजमत है उन दोनों का एक तो फासला बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई मुल्क सुपर पावर का स्टेटस हासिल करती है तो सुपर पावर होने की इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि उसके पास इत्तेहादी होते हैं, उसके पास उसके हमनवा होते हैं, और वो उन दोस्तों के ऊपर जान देने को तैयार होता है। असल में उन दोस्तों की वजह से, इत्तेहादियों की वजह से ही तो वो सुपर पावर बनता है। अगर उसके पास इत्तेहादी ना हो तो फिर वो सुपर पावर किस चीज का बना। तो ये मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, याद रखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स बताती है कि जब पीटर द ग्रेट थे रशिया के, या जब होली रोमन एम्पायर उससे पहले थी, फिर जब नेपोलियनिक जो एक वॉर शुरू होती है और वो जो अपने आप को एक ताकत डिक्लेयर करता है, फिर जो ब्रिटिश एम्पायर बनती है, और इसी तरीके से आप चीजें लेकर आए तो अब तक की पोजीशन में अमेरिका अगर आज इतनी सख्त रवैया उसने इख्तियार किया हुआ है ईरान के खिलाफ, तो याद रखिए उसके पास ऐसे दोस्त हैं इस इलाके में जिनकी के सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ आया हुआ है। और यही वजह है कि आपने अभी इंट्रो में भी बता दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स पर बस वो कहते हैं कि कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी तमाम चीजें जो है वो नेगोशिएबल हैं। इस वक्त की पोजीशन, डायरेक्टली आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं, कि इस वक्त की जो पोजीशन है वो बहुत सेंसिटिव, व्हिच मींस दैट दोनों पार्टीज को बड़ा जिंजरली मूव करना होगा। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ डैमेजेस बहुत हाई लेवल के हो चुके हैं। ये ज़हन में रखिए कि ये जो हमला हुआ था 28 फरवरी को ईरान के ऊपर, ये पहला नहीं था, ये दूसरा हमला था। पिछले साल भी इजराइल और अमेरिका आए और उन्होंने कहा जी इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा खतरनाक है, तो हम उसे खत्म कर चुके हैं इस 12 दिन की जंग में, खत्म कर चुके हैं। तो लो जी खत्म हो गया मामला। अब फिर आए और एक दफा फिर उनका एजेंडा जो था वो यही था कि जी इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर खत्म करने आए हैं। तो ईरान को इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो है एतमाद का फुकदान। वो ये कहता है कि मुझे अमेरिका पर एक धेले का भी एतमाद नहीं है, इसलिए क्योंकि 2015 में जनाब न्यूक्लियर डील हुई ओबामा के साथ, और ट्रंप आए और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद के जो मामलात हुए अभी तक, फिर आप देखिए कि पिछले अरसे में लबनान की जब जंग बंदी हुई इसराइल और लबनान के दरमियान, तो ईरान ने गुडविल के तौर पर जो अपना हुमस खोल दी। उधर अमेरिका की तरफ से वो बड़ा खुशामदीद कहा गया इस इकदाम को, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी नहीं जी हम तो नाकाबंदी। अच्छा सर, इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा डेवलप करना चाहता था, यहीं से मेरा सेकंड क्वेश्चन स्प्राउट करता है कि जिस वक्त जो कि है उन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल ईरान वाली साइड ने खोला हॉर्मुज़ को, और अमेरिका ने भी इस चीज़ को वेलकम किया। इस लाइट में अगर इन नेगोशिएशंस को देखा जाए, बिकॉज आ रहे हैं पार्टीज किसी ना किसी जगह पे, देयर इज बैक एंड फोर्थ, फ्रिक्शन जरूर है, प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये मीडिएशन का प्रोसेस चल रहा है। इन द इंस्टेंस दैट दिस वर्क्स आउट, चाहे 2 दिन में हो चाहे 4 दिन में हो, इन द इंस्टेंस दैट दिस वर्क्स आउट, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और ईरान इस एरिया की और साउथ एशिया की और मिडल ईस्ट की पॉलिसी मेकिंग के अंदर किस तरह का किरदार फ्यूचर में अब निभाएंगे इन द इंस्टेंस दैट दिस वर्क्स आउट? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू इक्तिसाद का है। उनका इक्तिसादी हालात उनके बहुत कमजोर हुए हैं। इस वक्त वो पानी की कीमत में पेट्रोल बेच रहा है,
और वो ये भी ज़हन में रखिए कि वो शैडो पर उसकी जो सेल है, जिसका मतलब ये कि स्मगलिंग की सूरत में बेच रहा है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस इलाके में एक ज़बरदस्त किस्म की खुशहाली और फरावानी होगी। उसकी वजह यह है कि ईरान जितना सस्ता तेल बेच रहा है, लाजमत है वो हम भी खरीदेंगे, पाकिस्तान तो उसके पड़ोस में है। फिर बाकी जितने मुमालिक हैं जिनके ऊपर पाबंदियों की वजह से वो तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से हासिल कर सकेंगे। ईरान खुद अपने पांवों पर खड़ा हो जाएगा। आपके इसी पॉइंट से एक सवाल मैं उठाना चाहूंगी, एंड दैट इज के 2015 में जो मुआहिदा हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड जो ओबामा के साथ हुआ था, उसके बारे में भी ट्रंप ने एक तो बात की कि हमारा मुआहिदा उनसे अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद भी सैंक्शंस उस तरह से हटी तो नहीं थी जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही थी। इस मर्तबा आपको लगता है कि अगर मुआहिदा हो जाता है, हम बड़े पुरुम्मीद हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं मुआहिदा हो जाए, उसी से ही इस खित्ते के अंदर खुशहाली आएगी, अगर मुआहिदा हो जाता है तो क्या सैंक्शंस इस हद तक हटा दी जाएंगी कि ईरान अपना ऑयल जो है दुनिया भर के अंदर वैसे ही बेच सके जैसे बाकी ममालिक या ओपेक कंट्रीज बेचती हैं? देखिए, इस वक्त आप एक कंपैरेटिव स्टडी की तरफ मुझे कह रही हैं कि मैं दूं कि 2015 के जो एग्रीमेंट था उसमें और अब के एग्रीमेंट में क्या फर्क होगा। 2015 में कोई जंग नहीं हुई थी, किसी के ऊपर अखलाकी तौर पर जो है एक उसका दिवालिया नहीं निकला था। अभी जो कुछ हुआ है पिछले साल और इस साल, इसमें सबसे पहले तो नेटो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ, पूरा यूरोपा अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ। इस वक्त अमेरिका पर एक इल्जाम है कि उसने एक चलती हुई जो जंग थी इसराइल और ईरान के दरमियान, उसने खामखा पर उसमें जम मार लिया। तो इस वजह से अमेरिका की पोजीशन इस वक्त बहुत ऑकवर्ड है। तो ईरान की जो कंडीशंस है ना इन मुज़ाकरात के लिए, वो 2015 से मुख्तलिफ हैं। इस दफा वो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जी मेरे मुंजमिन जो असासे हैं $120 अरब मुझे वो वापस दिए जाएं। दूसरा वो कह रहे हैं मेरे ऊपर जंग थोपी गई है, ये जंग डिजर्व नहीं करती थी, सारी दुनिया कह रहे हैं ये अननेसेसरी, एक गैर जरूरी जंग थी, ये मेरे ऊपर थोपी गई, इसके $20 अरब मेरा हर्जाना बनता है वो मुझे दिया जाए। फिर उसके बाद वो बाकी कंडीशंस पर आता है कि जी अपना हुर्मस को खोला जाए, न्यूक्लियर डील पर जो न्यूक्लियर वेपन्स पर जो है बातचीत की जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ईरान एक मजबूत पोजीशन में है, और उस वजह से जो ट्रंप ने बताया ना कि पहली डील से अच्छी ये डील होगी ईरान के लिए, उस वजह से वो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त ये कह रही है कि ईरान के साथ जुल्म हुआ है और अपनाए हुर्मस को खोला जाए। उसने अगर अपनाए हुर्मस को बंद किया तो इसका मतलब सारी दुनिया के इक्तिसाद को उसने बंद कर दिया है। पहले ये होता था ना कि एक एग्रीमेंट हो रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो दोनों ही मुतासिरीन थे या वो दोनों ही खुश थे। अब तो हालत ईरान की तरफ से शराइत रखी जा रही है, और कल भी हमने देखा उन्होंने पहले तो ऐलान कर दिया कि हम आएंगे ही नहीं इस मुज़ाकरात के दौर में शिरकत करने के लिए। अब जो शराइत सामने आई हैं, जैसे मुंजमिद असासे बहाल करना, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की भी बात की जा रही है, फिर कॉम्पनसेशन की भी पहले बात की गई थी, आपको लगता है ये डूएबल है ईरान के जो मुतालबात हैं इस मुआहिदे तक पहुंचने के लिए? क्योंकि अमेरिका तो सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा है कि भाई न्यूक्लियर असासों की तरफ मत जाएं, उनकी तरफ मत देखिए। ईरान के मुतालबात डूएबल हैं अमेरिका के लिए? कोई दरमियानी रास्ता या फिर निकालना पड़ेगा, या निकल सकता है? आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। हकीकत में सारे के सारे डूएबल हैं सिवाय एक के, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है ईरान का। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ उससे परेशान है। वो कहते हैं कि किसी तरह से इसकी अफजूदगी को रोका जाए, जो कि ये कर चुका है, 60% कर चुका है, 90% पर एक एटम बम जो है वो तैयार हो जाता है। इस वक्त ईरान के पास 440 किलोग्राम जो है वो यूरेनियम इनरिच्ड है, जो कि 60% तक वो इनरिचमेंट कर चुका है। तो 60% कर चुका है, 90% तक बस करीब ही, मतलब उसे हम कहते हैं अपने सब्जेक्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, बस अपनी दहलीज पे पहुंच चुका है एटम बम बनाने। अच्छा सर, एक शॉर्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो हियर, एंड दैट इज कि क्या आपको इन द इंस्टेंस दैट negotiations go on for a bit longer, अगर कुछ बीच में मामला फंस जाता है, तो आपको ये सीज़फायर एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पिछली बार भी जब नेगोशिएशंस हुए तो लोग कोशिश कर रहे थे कि जी हथेली पे सरसों जमाए और ये 21 घंटों में मसला हल हो जाए। जो 47 साल में नहीं हुआ, 21 घंटों में कैसे होगा? अगर तो ये अगर हो जाता है अगले राउंड में तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। ये एक मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पार्लेस हैं, ये लंबा चलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी, कुछ चीजों के लिए बात लंबी होगी। हाँ, अलबत्ता ये जो अभी आपने बात कही है कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा, अपना हुर्मस खुल सकता है, और जो सीज फायर है इसको दायमी करार दिया जा सकता है, लेकिन बाकी तमाम चीजों में जो है वो मुज़ाकराती अमल जो है हम बहुत हाई होप्स नहीं रखते, लेकिन अपनी होप्स को बिल्कुल खत्म भी नहीं करते हैं। सॉरी, वी आर आउट ऑफ टाइम। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपका इनपुट रहा है सारी सिचुएशन के अंदर, सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने इकबाल से शुरू किया था अपने इस शो को, और ब्रेक पर जाने से पहले इकबाल से ही ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान होगा आलम मशरिक का जनीवा, शायद कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर उन कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ आते हैं जो बहुत फ्रेंडली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जिसके अंदर जो भी हारता है जो भी जीतता है उसकी खुशी ही होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और आज पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स जो कि मेरा पिंड है लाहौर और इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स में होने जा रहा है। और दूसरे मैच की बात की जाए तो पिंडीज़ और मुल्तान सुल्तान्स आपस में टकराएंगे। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त सेकंड नंबर पर मौजूद हैं पॉइंट्स टेबल की और पहले नंबर पर इस वक्त भी पेशावर ज़ल्मी ही मौजूद है। एक भी मैच नहीं हारा है, इस वक्त 15 उनके पॉइंट्स हो चुके हैं जो अब तक हम कह सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है ना उनकी रही है ओवरऑल पूरे, अगर हम बात करें पीएसएल के इवेंट के दौरान। अच्छा, पीएसएल के इवेंट के दौरान बात कर रहे हैं, लेकिन पीएसएल के इवेंट के पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। पीएसएल के पॉइंट्स टेबल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो तीसरे नंबर पर है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैंने पहले नाम तीसरे नंबर से क्यों लिया है क्योंकि कल रात डिस्कशन चल रही थी और मुझे एक अदद बड़े प्यारे दोस्त ने कहा कि यार ब्रो, इस्लामाबाद जो है ना वो टेक्निक से खेलता है। ब्रो, तीसरे नंबर पे आना टेक्निक नहीं है। लाहौर कलंदर्स जो है वो लाहौर कलंदर्स जो है वो छठे नंबर पे, लेकिन इन्होंने तस्लीम किया कि इनका पिंड जो है वो छठे नंबर पे, कराची किंग्स 7वें नंबर पे है, पिंडीज 8वें नंबर पे है, बिल्कुल लास्ट पे है। क्यों पिंडीज़ पे हम लोग जो कि है 8वां नंबर देख रहे हैं इस टाइम पे, इस चीज़ की हमें वजाहत दी थी, एक अदद एक्सप्लेनेशन छोटी सी दी थी हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने। लेकिन हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिंडीज़ जो कि है ना वो थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट दिखा देंगे। उम्मीद बाकी है, उम्मीद तो हमेशा बाकी रहती है। आपकी नहीं मैं मानूंगी, मैं माजिद भट्टी साहब की शायद मान लूं क्योंकि वो ज्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं। ही इज द एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब, कैसे हैं आप? आपको भी उम्मीद है अभी भी पिंडी से या नहीं? जी वालेकुम अस्सलाम आयशा और मुजम्मिल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखें जो मुझे नजर आ रहा है मुजम्मिल कि पेशावर ज़ल्मी तो 15 पॉइंट्स के साथ क्या है, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुझे लग रहा है जो टॉप 3 टीमें हैं कि अब टीमों को इनको पकड़ना मुश्किल होगा अंटिल अनलेस के कोई अगले 3 मैचों में एकदम से कोई टीम डिप ले जाए तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा भट्टी साहब, अज़राहे तफन्नुन, मुझे ऐसा लगा कि आप जवाब का आगाज यहाँ से करेंगे। पिंडी ही से तो सारी उम्मीदें वाबस्ता है हमारी पूरे पाकिस्तान की। नहीं, हमारी तो आपको पता है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले भी इस्लामाबाद और पिंडी में ही होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आज जो मैच होने जा रहा है से पिच से उतर के तो सियासत में चले गए। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज जो पहला मैच होने जा रहा है, दोनों 6-6 पॉइंट्स पर मौजूद है। आपको क्या लग रहा है? लाहौर कलंदर्स तो वो बॉल टेम्परिंग वाले इशू के बाद से ऐसा लग रहा है वो कमबैक कर ही नहीं पाई, एक मैच अभी उन्होंने जीता है। इन दोनों में से कौन सी बेहतर आपको लग रही है या 4th नंबर पर अब कौन सी टीम आपको लग रही है कि आ सकती है? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस साल बहुत मायूस किया है और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास जो डिसएडवांटेज है कि कोयटा ने 8 मैच खेल लिए, उनके पास 2 मैचों में कमबैक का चांस है। लाहौर कलंदर्स कराची में इसमें कोई शक नहीं कि एक मैच जीते भी, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन अब वो वापस चले गए लाहौर। होम ग्राउंड पर लग ऐसे रहा है कि लाहौर कलंदर्स के पास बेहतर चांसेस हैं, लेकिन जो सबसे हैरानकुन जिस टीम की परफॉर्मेंस में खराबी आई है, हम एक तरफ लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग के इशू के बाद लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस में एकदम से हमें अजीब और गरीब सूरत हाल नजर आई। कराची किंग्स ने लाहौर में जीते 3 मैच। जब कराची लाहौर से वो कराची पहुंचे तो 3 मैच जीतकर वो टॉप पे थे। फिर आपको याद होगा ईस्टर के मौके पर डेविड वार्नर वाला इशू आ गया, वो नशा करके ड्राइव कर रहे थे सिडनी में, वहां पकड़े गए। एक मैच डेविड वार्नर ने आपने खेला, 3 मैच उन्होंने मिस किए, मोइन अली ने कप्तानी की, लेकिन कराची की टीम होम ग्राउंड कराची में 4 मैच हार गई। तो अब ये मुझे लग रहा है कि आखिरी जो एक स्पॉट है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड अब भी बेहतर टीम है, बेहतर कॉम्बिनेशन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड थ्रू कर जाएगा, लेकिन कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और किसी हद तक कोयटा ग्लैडिएटर्स, इनके दरमियान अब मुकाबला है।
अच्छा सर, मैं आपके यहाँ से ना एक पैगाम देना चाहूँगा अपने कौम के बच्चों को कि नशा करके ड्राइव करना बुरी बात है बच्चों, नशा करना भी बुरी बात है, सिर्फ ड्राइव करना अच्छी बात है। अब ड्राइव के बारे में अगर बात की जाए तो बैट्समैन दिमाग में आते हैं, और बैट्समैन के बारे में अगर बात की जाए तो स्कोर्स दिमाग में आते हैं। आपको क्या लगता है कि एक्सपेक्टेड टॉप 3 टीम्स जो आएंगी हमारे पास फाइनल के करीब, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस किस टीम के और सबसे कम चांसेस किस टीम के? देखिए, अभी तक अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी 8 में से 7 मैच जीत गई है, कोई मैच नहीं आ रही। बाबर आजम, खुशाल मेंडिस, सुफियान मुकीम, इफ्तिखार अहमद, ये 4 वो उनके परफॉर्मर हैं जो इस टीम को बिल्कुल अलग ही लेके चल रहे हैं। दूसरी टीमें उसके करीब नहीं आ रही। अब देखना है कि खुदा न खास्ता किसी मैच में बाबर ना चले, खुशाल मेंडिस ना चले, इफ्तिखार ना चले, या सुफियान मुकीम ने अपनी स्पिन बॉलिंग से आउट नहीं किए, फिर इस टीम का क्या होता है? क्योंकि ये टीम पूरे तरीके से एक्सपोज हुई नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर प्लेऑफ में जो मुजम्मिल एक और मसला होता है कि अगर आपने 1-2 पे फिनिश किया तो आपके पास तो एक चांस होता है, तो एक चांस उसके खुदा न खास्ता अगर वो पहला प्लेऑफ हार भी जाते हैं तो उनके बाद दूसरा चांस होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बाबर आजम फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। बल्कि अजहर महमूद परसों रात को कराची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में खुर्रम शहजाद है, उनको अभी हमने बेंच में बिठाया हुआ है, शाहनवाज धानी है, उनको अभी हम मौका नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी जो है बिल्कुल अलग थलग क्रिकेट खेल रही है। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को भी आप राइट आउट ना करें। एस्टन टर्नर ऑस्ट्रेलियन, वो उनकी कप्तानी कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ उनके पास है, साहबजादा फरहान है, वो टीम भी एक जबरदस्त टीम है। सेकंड पे भी मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी को कर दें राइट आउट, ये रहने दें अभी? देखिए पिंडी तो बाहर होगी ना, 7 में से आज मैच होने जा रहा है ना, ये जो दूसरा मैच है मुल्तान सुल्तान्स और पिंडी के दरमियान, तो व्हाट डू यू थिंक, कुछ रिक्लेम करने की, रिडीम करने की कोशिश कर सकता है पिंडी? अब उर्दू में कहते हैं ना कि वो अपनी बका की जंग लड़ेंगे कि भाई चले हम 1-2 मैच जीत कर टूर्नामेंट फिनिश करें। अदरवाइज पिंडी की टीम तो वाहिद टीम है इस वक्त तक जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बाकी 7 की 7 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ की रेस में हैं। तो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती एनालिसिस सारी सिचुएशन कर देने के लिए, और हमें ज्वाइन करते रहा कीजिए। पीएसएल के दौरान हमने बहुत मिस किया अभी तक आपको। बालाजी, आज 2 मैच होने जा रहे हैं, एक लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और पिंडी के दरमियान होने वाला है। पिंडी हो चुका है आउट और मुल्तान सुल्तान इस वक्त सेकंड नंबर पर मौजूद है। लड़ेगा पिंडी, जो पिंडी है ना वो लड़ेगा बका की जंग भट्टी साहब के मुताबिक। और फॉर दोज हु ट्राई टू पुट आउट एन एनालिसिस अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट एंड देन टॉक अबाउट टीम्स के जो नीचे गई हुई होती हैं कि ये उनकी स्ट्रेटजी है, यार प्लीज मत किया करो इस तरह की बातें, रिक्वेस्ट है। वो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रहा था। बालाजी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट की खबरें जो है ना वो इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि हर सेगमेंट के अंदर हमें उनको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कोई सेगमेंट के अंदर ना मुकम्मल कर नहीं पाते। देन वी हैव टू गो टू द ब्रेक, फिर वापस आके हम दोबारा से बात कर रहे होते हैं। इस वक्त सदर ट्रंप जो हैं उनकी तरफ से काफ़ी बातें की गई हैं और काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक मुआहिदा नहीं हो जाता तब तक ईरान की बंदरगाहें जो हैं, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर बात की जाए, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो हम नहीं खोलेंगे। और इसी बात के ऊपर ईरान की तरफ से कल कहा गया था कि अगर ऐसा रहता है, ऐसा ही किया जाता है, तो फिर हम शायद इस टॉक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर जो उनका हैंडल है उस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है, और ये भी उन्होंने कहा है कि $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है ईरान को, क्योंकि वहां पर नाकाबंदी की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर। एक और बड़ी मजे की बात की है ना, एक और बड़ी मजे की बात की, कह रहे हैं मैं क्लियरली जंग जीत रहा हूं। अच्छा, ये पता है वो पिछले 50 दफ़ा वो कह चुके हैं जब से ये सारा मामला शुरू है। राइट नाउ हम 52nd डे पर खड़े हुए हैं। 28 फरवरी को ये सारा मामला शुरू हुआ था, और तब से लेकर अब तक ट्रम्प जो है ना वो बहुत मरतबा कह चुके हैं कि वो जंग जीत रहे हैं। अगर आप जंग जीत रहे हैं तो फिर आप टॉक्स करने के लिए इस्लामाबाद में क्यों पहुंच रहे हैं? 63% अमरीकी जो हैं वो क्यों सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी 63% हो गया। वो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जी पाकिस्तान जो है ना, हमारा स्टेट है जो अगेंस्ट वॉर है। लेकिन वो वॉर अगेंस्ट वॉर क्यों है? क्योंकि बिजनेस को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है।
If we fight for peace. And the Western world also now wants peace because उनको भी पता है कि हमारे टैक्स पेयर्स मनी के अंदर से जाके ये जंगें लड़ी जाती हैं और टैक्स पे रेंट पे हमें देना पड़ता है। तो अमरीकी अवाम के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रोर है इस बात को। अब ये जो नशरियाती इदारे हैं अमरीकी, इनमें से NBC एक अदद बहुत बड़ा नाम है, उसके अलावा CNBC और ब्लूमबर्ग भी कुछ ऐसे बड़े आउटलेट्स हैं जिन्होंने सर्वेज किए। सर्वेज जो NBC का सर्वे है उसके मुताबिक, सर्वे के मुताबिक ट्रम्प की मकबूलियत जो है ना, उनके सेकंड टर्म यानी कि दूसरी मरतबा वो बने हैं प्रेसिडेंट, तो इसमें कम तरीन दर्जे पर पहुंच चुकी है, एंड दैट इज़ 37%। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी जो है ना वो ईरान पर अमेरिका के मजीद हमलों के मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि और नहीं होने चाहिए हमले ईरान के ऊपर। ये सर्वे ये भी बताता है कि 66% अफराद ने ईरान जंग और मईशत ख़ास तौर पर महंगाई से निपटने के लिए और जो भी अभी तक किया गया ट्रम्प की तरफ से उस पर काफ़ी तनकीद की है, और सिर्फ 37% अमरीकियों का ख्याल है कि मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, जबकि 66% के मुताबिक अमरीका गलत समत में बढ़ रहा है। सिर्फ 32% अमरीकी शहरी सदर ट्रम्प की महंगाई से निपटने की पॉलिसी को दुरुस्त समझते हैं, जबकि 68% इससे काफ़ी नाखुश हैं। सर्वे नताइज ये बता रहे हैं कि रिपब्लिकन वोटर्स में ट्रम्प की हिमायत अब भी ज़्यादातर 83% है, यानी कि अब भी रिपब्लिकन जो है ना वो ट्रम्प के साथ ही है। ताम जनवरी और फरवरी के मुकाबले में इसमें 4% तक कमी आई है, और मजमूई तौर पर ट्रम्प की हिमायत करने वालों की शरह भी 6% से कम होकर 58% से 52% तक आ चुकी है। यानी कि रिपब्लिकन जो हैं अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ट्रम्प को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल दो ट्रम्प की तरफ से कहा गया था कि वो आके वॉर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, और कमला हैरिस जो है ना वो आकर दूसरों की वॉर में घुस जाएंगे, और यहाँ पर आकर उन्होंने खुद ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। डेमोक्रेट्स को उन्होंने ट्रेटर्स भी कह दिया ना। आपके पास एक और भी पाकिस्तानी सियासत की झलक तो नजर आती है, कुछ इसी तरह की सिचुएशन बन जाती है पाकिस्तान के अंदर जब भी स्पेशली इलेक्शन करीब होते हैं या भी कोई बड़ा स्टेप जो है ना वो लिया जा रहा होता है। तो ट्रम्प बीइंग ट्रम्प हम ये कह सकते हैं। मैंने एक बहुत मजे की जो एक टर्म है वो पढ़ी, आपने PTSD के बारे में सुना होगा? PTSD के बारे में सुना होगा। तो लोगों ने लिखा था PTSD पोस्ट ट्रम्प डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि अब जो लोग हैं ना उनके ऊपर PTSD है, ट्रम्प की वजह से स्ट्रेस आना शुरू हो चुका है। अच्छा जी, अब हम ट्रम्प की इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, जिसका हमने जिक्र थोड़ा सा पहले भी किया था कि ट्रम्प की तरफ से एक रेडियो को इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात के जरिए मुनसिफाना डील हो जाएगी और ईरानी क़यादत अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्बत इकदाम करेगी। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि मुझे तो ईरान बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं नहीं करना चाहता था, ईरानियों से जंग नहीं है, और इसके साथ साथ कभी वो कहते थे कि हम न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उनकी तरफ ईरान जा रहा है उनको रोकने के लिए आ रहे हैं, यूरेनियम में इनरिचमेंट को रोकने के लिए आ रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने रजीम चेंज करनी है। कुछ समझ नहीं आई अभी तक वो करना क्या चाहते थे, लेकिन अब जो वो नहीं करना चाहते थे उनको करना पड़ रहा है, उनको टॉक्स करनी पड़ी है। उन्होंने डेमोक्रेट्स का भी जिक्र किया और कहा है कि जो मुआहिदा किया गया था डेमोक्रेट्स की तरफ से ईरान के साथ, यानी कि प्रेसिडेंट ओबामा की वो बात कर रहे थे, उनकी तरफ से ईरान के साथ जो किया गया था, हमारा मुआहिदा उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, हमारे साथ जॉर्ज सलीम साहब मौजूद हैं इस वक्त, वो हमारे साथ फ़ोन कॉल पे हैं। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, एंड व्हिच वे डू यू सी दीज नेगोशिएशंस गोइंग? बिकॉज ट्रम्प एक तरफ कह रहे हैं कि मैं जंग जीत रहा हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जंग ख़त्म नहीं होने का इम्कान भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब हमें पीस मटीरियलाइज होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल जी, नेगोशिएशन ऑफ कोर्स दे हैव टू स्टार्ट फर्स्ट, बिगिन फर्स्ट। तो देखिए ये पीरियड बहुत ही अहम है बिकॉज जो ट्रम्प कर रहे हैं इट्स अ क्लासिकल कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी है। वो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो है ना इस माहौल में मुज़ाकरात हों ताकि वो ईरान की बार्गेनिंग पोजीशन जो सी है वो पहले से कम हो जाए। और ये जो ब्लॉकेड है ये एग्जैक्टली वही है चीज़। ब्लॉकेड से उन्होंने क्या किया, अपने ये किया कि जो ईरान की लेवरेज थी जो काफ़ी बड़ी लेवरेज बन गई थी, तो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा था पूरी दुनिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। ज़ाहिर है वहाँ पर गैस प्राइसेज जिसको पेट्रोल को गैस कहते हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो वो उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया किसी हद तक जो वो अपने होमस पे जो ईरान ने ब्लॉक किया हुआ था। अब वो ये परसेंट डिप्लोमेसी से चल रही है। देखिए मेन इशू तो वही अभी तक न्यूक्लियर, और इसी की बार बार वो बात इसलिए JCPO का वो जिक्र कर रहे हैं वो बार बार, क्योंकि JCPO में ये तय हुआ था जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में साइन हुआ था, ओबामा ने किया था। ट्रम्प उसके शुरू से मुखालफत की थी, क्योंकि नेतन्याहू ने भी उसकी शुरू से मुखालफत की थी। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक किया था कि US कांग्रेस में आकर उसके खिलाफ तकरीरें बाकायदा की थी सेशन से ओबामा की मर्जी के खिलाफ, और वो उस वक्त से कोशिश यही थी कि जिससे विड्रॉ करें अमेरिका पे। जब ट्रम्प आए तो उन्होंने विड्रॉ किया उससे,
अब उसमें क्या था, उसमें ये था कि जी ईरान को ये हासिल था कि वो सिविलियन यूज तक एनरिच कर सकता है यूरेनियम, जो कि 3.67% है, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल आइसोटोप्स के लिए वो उससे भी ज्यादा कर सकते थे लिमिटेड क्वांटिटी में। अब ये जो है ना, इस पे इजरायलीज ये कहते थे और ट्रम्प ये कहते थे कि ये जो है इनको मौका फराहम कर देगा कि उसमें से कुछ यूरेनियम ये अलग से ज्यादा एनरिच कर लेंगे और असली बम न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ चले जाएंगे, इसके लिए आपको 90% चाहिए होती है एनरिचमेंट। और ये इसलिए वो उसके खिलाफ थे। अब क्योंकि ये कहते थे कि हम ईरान से ऐसा वायदा करेंगे जिसमें 0 एनरिचमेंट होगी, यानी कि बिल्कुल भी आप सुधा नहीं कर सकेंगे। तो उसी पे ये इसीलिए उन्होंने पिछले साल भी जो जंग की उसमें भी मेन ऑब्जेक्टिव था या मेन डिमांड थी यही थी, इस साल भी। अब उसमें जो टॉक्स हो रही थी पहले, उसमें भी यही बात हो रही थी, पिछले साल भी हुई, इस साल भी जो ओमान में हुई। तो अभी ईरानियंस जो है किस पे आके माने हैं, वो इस चीज पे माने हैं कि सस्पेंशन ठीक है कुछ अर्से के लिए हो जाए, कुछ अर्से के लिए 0% एनरिचमेंट, और उसके बाद फिर दोबारा से वो जब टाइम पीरियड खत्म हो तो वो दोबारा से सिविलियन न्यूक्लियर जो लेवल है उस पर कर सके। अच्छा जॉर्ज साहब, आपने जहाँ से आगाज़ किया कि प्रेशर टैक्टिक्स इस वक्त अपनाए जा रहे हैं और वो हम शुरू से ही देख रहे हैं, जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ही ट्रम्प की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो उसी तरह के ही होते हैं। ईरान के ऊपर यू थिंक इट्स वर्किंग, बिकॉज ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि भाई धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, एक तरफ आप धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बात करने की बात करें। यू थिंक कि बैकडोर डिप्लोमेसी फिर भी चल रही है, चाहे सामने मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ये सब कुछ नजर आ रहा है, बट बैकडोर डिप्लोमेसी फिर भी बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी चल रही है। पाकिस्तान का बहुत ही देखें इसका अहम रोल है, पूरी दुनिया जो है इस रोल की सताइश कर रही है। अब इसमें मसला क्या है? मसला एक तो खैर ये है, चलें कि उनके असल में इशूज में इस वक्त थोड़ा सा अभी तक वो बिल्कुल आपस में एग्री नहीं किया। अमेरिका 20 साल की बात करता है कि 20 साल के लिए आप सस्पेंड करते हैं फ्री में जो है ना इसकी एनरिचमेंट, वो 5 साल ने कहा पहले 3 साल और 5 साल। चले एक तो वो मसला है जो साथ साथ चल रहा है, किसी उसमें थोड़ा सा वो करीब भी आ गए, कुछ इतलात हैं कि चले 10% पे शायद बात हो जाए। दूसरा फिर वो 450 किलोग्राम जिसकी बार बार जिसको न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि वो गैस सिलेंडर्स में गैस की सूरत में मौजूद है यूरेनियम, क्योंकि 60% तक अफसूदा है। और उन साइट्स में जो अमेरिका तबाह कर चुका है ऊपर से नातांज और फर्दो और इस्फहान, लेकिन वो उसमें दबी हुई है, तो उसको उन्हें पहले रिट्रीव करना पड़ेगा, फिर उसको डाउन ब्लेंड करने की बात हो रही है कि यानी उसकी अफसूदगी जो है 60% से कम करके दोबारा वो सिविलियन न्यूक्लियर लेवल पे ले आए। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि उनके हवाले की जाए या किसी तीसरे मुल्क के हवाले की जाए, तो वो भी एक टेक्निकल इशू है। लेकिन बिल्कुल जो आपने मसले की निशानदेही की, ये सही है कि ट्रम्प के इस तरह के बयानात हैं जिनको हम कह सकते हैं किस्म के बयानात हैं, ये बहुत ही ज्यादा जो है ना वो इस किस्म के हैं जिससे कशीदगी में बहुत इजाफा होता है एकदम। अब वो ट्रम्प इसलिए करते हैं वो बयान के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको इंटैक्ट रखने के लिए। अभी जो आपने सर्विस की बात की वो बिल्कुल सही है, ऐसे ही है उनकी गैर मकबूलियत पर बहुत बढ़ रही है पहले से, और इस वक्त लोएस्ट अपने पॉइंट पे है पॉपुलैरिटी के। लेकिन ये भी सही है कि जो हार्ड कोर रिपब्लिकन्स हैं वो अभी भी उनके साथ हैं, और उनको उसी की सपोर्ट की परवाह है, और डेमोक्रेट्स की तो परवाह नहीं करते इतनी ज्यादा। अच्छा जॉर्ज साहब, मैं ट्रम्प को जब देखती हूँ या उनकी रजीम को जब देखती हूँ ना, तो मुझे वो 1984 बुक नजर याद आ जाती है, जॉर्ज ऑरवेल की। डबल थिंक था कि वो कहते हैं कि भाई आपको जो नई बात पता चल रही है ना, पुरानी बात को भूल जाइए, तो उनको सिखाया ऐसे जाता है, उनकी डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी बन जाती है। बट ट्रम्प हैज टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द डिस्टोपिया ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। यहाँ पर जो वो बात कहते हैं ना वो हमें याद रहती है। स्पीक भी एक किताब का नाम है जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप सी थ्रू कर सकें ऑफ दिस वेल दैट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ वर्ड्स। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर, टेकिंग योर टाइम आउट फ्रॉम योर मॉर्निंग। व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करना है तो वो नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता, और अगर आप लोगों ने अपनी फोरसाइट बढ़ानी है तो वो एक्सपीरियंस्ड लोगों की बातों के अंदर से फैक्ट्स निकाले बगैर नहीं हो सकता। एक छोटा सा वर्कशॉप, एक वर्कआउट आपको बताता हूँ अपने लिए, अपने व्यूअर्स को, छोटों को, कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स उठाने हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, समरीज बनानी है, और उन समरीज को किसी एक्सपीरियंस बंदे को दिखा के पूछ लेना है कि ये सही है या गलत। दैट इज योर लिटिल टिप टू इम्प्रूविंग द अमाउंट ऑफ नॉलेज पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक। ये ट्रेनिंग भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी आज से ना, मतलब मिल की तरफ से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। Alright जी, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back। और आप लोग, क्योंकि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी से हम लोग कवर कर रहे हैं, हम भी कवर कर रहे हैं, बाकी न्यूज़ चैनल्स भी कवर कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और प्राइवेट जर्नलिस्ट भी कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके जो
ज़्यादा हम हेलो इफेक्ट्स कह सकते हैं जो बाहर के इसके Implications हैं हैं, वो consequences कहाँ तक जा रहे हैं। बिल्कुल इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो इसका रिपल इफेक्ट है वो कहाँ तक जा रहा है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो एमडी हैं IMF की, उन्होंने एक अदद बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आज भी ये जंग खत्म हो जाती है तो इसके जो असरात हैं, जो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, जो महंगाई है, इसको फौरी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हीलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, इन मिनरल्स की भी जब तक तिजारत नहीं होगी दुनिया में, आपके मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, आपका एग्रीकल्चर के अंदर आपके फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते और आपकी कीड़े मार दवाइयाँ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, विच कैन लीड टू शॉर्टेजेस ऑफ फूड। महंगाई में कमी की एक बेहतर सिमत थी कि जिस तरफ दुनिया जा रही थी, लेकिन अब इसमें कुछ उल्टा हो गया है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो कलील मुद्दती महंगाई की तवक्कुआत थी, अब वो कलील से बढ़ गई हुई हैं, वो आगे चली गई हुई हैं। और दूसरी जानिब माहिरीन जो है इकोनॉमी पे जो एक्सपर्ट्स अपना रिसर्च करते हैं, वो ये खबरदार कर रहे हैं कि ईरान के साथ जंग जो है वो अमेरिका के लिए और अमेरिकन के लिए महंगाई इलोंगेटेड पीरियड के लिए सफरिंग का बायस बन सकती है। अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान में भी हम इसके शॉक्स जो है ना वो हर रोज़ ही महसूस कर रहे होते हैं। एक चीज़ लेने के लिए जाएं, उसकी कीमत एक होती है, अगले दिन जाके वो डिफरेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल भी हो जाती है। तो ये हम सब महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात ये बिल्कुल ठीक है, जो महंगाई एकदम से आई थी इस जंग के बाद, इस जंग के ख़त्म होने के बाद एकदम से ख़त्म भी नहीं हो जाएगी, बहुत देर तक चलेगी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही कुछ पॉलिसीज़ के बाद हम देख सकते हैं कि महंगाई कुछ ऐसी पोजीशन पर आए कि सब लोगों के लिए ज़िंदगी जो है वो अफोर्डेबल हो जाए। एक ब्रेक की तरफ अब हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी सेगमेंट्स हैं जिन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौमें वो होती हैं जो अपनी नई नस्ल यानी कि अपने नौजवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, उनके ऊपर मेहनत करती हैं ताकि वो आगे बढ़कर कल को हमारे मुल्क को आगे लेकर जा सकें। और ऐसा ही कुछ हमें नज़र आ रहा है पंजाब के अंदर, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, जो कि CM हैं, उन्होंने साल 2026 को नौजवानों का साल यानी कि यूथ का साल करार दे दिए। हुकूमती दावा करिए कि इस साल नौजवानों को ना सिर्फ रोज़गार के नए और बेहतर मौक़े फराहम किए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें हुनर सिखाया जाएगा, उन्हें टेक्नोलॉजी और कारोबारी सलाहियतों से भी आरास्ता किया जाएगा। कुछ डाटा आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिसके मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक से पहले ही तालीम छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट भी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो डेफिनेटली उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। ऐसे बच्चों के लिए ख़ास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना वो शुरू करने का पंजाब के अंदर फैसला किया, पंजाब के अंदर फैसला किया गया है। और हमारे पास इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, स्टीम्ड अदनान अफजल चट्टा साहब मौजूद हैं। आप MPA हैं और चेयरपर्सन हैं CM पंजाब टास्क फोर्स ऑन स्किल्स डेवलपमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। और अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक पे आपको मैंने कहा था माशाल्लाह लुकिंग शार्प, और ऑन एयर भी एक मरतबा आपको ये कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहता हूँ सर। कैसे आप? रजिस्टर करवा दूँ ऑन एयर भी ना। Thank you very much. Very good morning. Thanks again for your compliments. It's Good my honor morning. to be at your program. Thank you for the invitation. Glad to have you on our show. सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो अब नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल जो है पंजाब के अंदर, उनको नई स्किल्स सिखाई जाएंगी, इस सिलसिले में बाकायदा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में राइटली कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का इस वक्त बहुत फोकस है ऑन स्किल्स डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू आवर यूथ। और जैसे आपने कहा कि वज़ीर-ए-आला साहिबा ने 2026 को स्किल्स का साल, नौजवानों का साल करार दिया है। और आपने फिर अपने इंट्रोडक्शन में ये बात भी बड़ी राइटली कही कि कोई 1 करोड़ के करीब बच्चे हैं जो मैट्रिक तक नहीं पहुंच सकते या उससे पहले कभी वो स्कूल में गए नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 5 लाख बच्चे पंजाब में हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसमें भी जो है सिर्फ 25% आर एम्प्लॉयबल, और हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो डिफरेंट, और इसके बाद जो पंजाब की आबादी है उसका 65% इज़ बिलो द एज ऑफ 30। तो आप देखें कि हमारे पास एक ह्यूज यूथ बल्ज है और इसके लिए हमारे पास चैलेंजेस की नेचर भी बड़ी डिफरेंट किस्म की है। अब वो बच्चे जो आपने कहा कि मैट्रिक तक पहुंचते हैं या मैट्रिक से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या अवेलेबल थे। तो हमने पिछले साल कंस्ट्रक्शन लैब्स का जो एक प्रोग्राम था वो शुरू किया। 1 अरब की लागत से हमने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 24 कंस्ट्रक्शन लैब्स बनाई। उन कंस्ट्रक्शन लैब्स में हम बड़ी बेसिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टाइल फिक्सर्स, ब्रिकलेयर्स, स्टील फिक्सर्स, स्कैफोल्डर्स
और इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं जिनकी साथ हम इनको टारगेट करेंगे कि हम इन 3 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट करवा के इन बच्चों की तकम्मुल सर्टिफिकेशन करवाएं। तकम्मुल इज सऊदी स्किल्स टेस्टिंग एजेंसी, ताकि ये बच्चे यहाँ से स्किल कंप्लीट करके बाद में ये सऊदी अरेबिया में GCC में जाके तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है इनको मिल सके। और उसके बाद भी ये बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे बाहर जाने के लिए, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रॉमिस पंजाब वज़ीर आला साहबा के हुक्म पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद गई। हमने GCC में जाके सऊदी अरेबिया में पहले सबसे दमाम में, रियाद में और जद्दा में मीट एंड ग्रीट इवेंट्स किए। हम एम्प्लॉयर्स के साथ खुद मिले, हमने एम्प्लॉयर्स को वो अपनी प्रेजेंटेशंस दी कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन लैब्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, इतने हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी की स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, हॉस्पिटैलिटी की हम UK की अवॉर्डिंग बॉडी है CTH, उनके साथ मिलकर कोर्सेज करवा रहे हैं। तो हम 43,500 का मैन पावर MOU साइन करके आए और अब हमारी जो ट्रेनिंग है वो सारी इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स की डिमांड्स के साथ अलाइंड है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि 3 दिन पहले हमने फ्लैटिस में, हमारे पास एक कंपनी है अमेरिकाना, उन्होंने 218 बच्चे सिलेक्ट किए हैं और वो सारे हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में अब रियाद में जाके KFC में, मैकडोनल्ड में, अच्छा सर थोड़ा सा जरा ये भी बताते चलें कि हमारे यंग मेन एंड वुमेन फ्रॉम पंजाब विल बी वर्किंग। जी इंशाल्लाह। हमारे जो देखने वाले हैं वो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, जो हमारे देखने वाले हैं वो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। फ्लैशर नीचे नंबर भी आपको अवेलेबल होगा। सर मुझे ये बताते चलें कि बच्चे अगर अप्लाई करना चाहते हैं या लोग आप तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? कितने प्लेटफॉर्म्स और आउटलेट्स अवेलेबल है? देखें, जो इसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो ये है कि वो बच्चे जो हमारे ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, उन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर ली हैं, उनके पास पहले कोई जो है थोड़ा सा टेक नॉलेज है, उनके लिए हमने वज़ीर आला पंजाब साहब के विजन के तहत एडवांस IT टेक का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम उन्हें वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं जो IT इंडस्ट्री खुद एग्जीक्यूट करेगी। इनको एडवांस पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, DevOps, मीन एंड मैक्स टेक डेवलपमेंट, इस तरह की सारी वो ट्रेनिंग जो 3 मंथ्स के शॉर्ट टर्म बोट कैंप्स होंगे जो इंडस्ट्री के जरिए होंगे। इसके अलावा एक BPO सेक्टर है, BPO सेक्टर में भी हम अमेरिकन मेडिकल बिलिंग की ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब के सरकार ये करवा रही है और ये सारी इंडस्ट्री करवाएगी। और इंडस्ट्री जो है ना सिर्फ इन बच्चों को ट्रेन करेगी बल्कि इनको रिटेन करेगी और ये बच्चे फ्रीलांसर्स बन सकते हैं, यहाँ बैठ के अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जैसी जो हैं आपकी क्वालिफिकेशंस, लिंग्विस्टिक स्किल्स, इसके बाद आपकी जो एक और बहुत अच्छा हम नया सेक्टर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग है अमेरिकन पब्लिक सेक्टर टेंडर एवेल्यूएशन के। अमेरिका की ये $1.8 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है जिसमें इंडियंस ऑलरेडी अपने मुल्क में बैठ के ही अमेरिकन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनकी बिड एवेल्यूएशन और टेंडर एवेल्यूएशंस करते थे। वो ट्रेनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में होने जा रही है। तो ये जितनी ट्रेनिंग्स हैं इसमें 2 तरह के कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं। नंबर 1 ये जो मैंने एडवांस IT टेक और BPO की कही, ये अभी हमारे प्रोग्राम बिल्कुल लॉन्च हो चुके हैं। ये पंजाब पब्लिक PSDF पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड, PSDF की वेबसाइट पे जाएं, जाके वहाँ पे आप वो प्रोग्राम देखेंगे, आपको नज़र आ जाएंगे। वहाँ पे आप रजिस्टर हों और ईमेल करें या उधर एक हेल्पलाइन नंबर है उस पे जाएं, या हमारे 600 अदारे हैं पंजाब के जिसमें टेप्टा है, PVTC है, तकरीबन पंजाब के रिमोटेस्ट एरिया में रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह से आपने बात की है चट्टा साहब, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई। आपने जिस तरह से बात की कि आप जो बाहर नहीं जा सकते, अगर फाइनेंशियली भी उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है, उसमें भी फैसिलिटेट किया जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, वो तमाम बच्चे या वो तमाम यंगस्टर जो यहाँ पर बैठकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं बाहर वाली कंपनीज के लिए या फिर ओवरसीज कंपनीज के लिए, क्या आप लोग उनको भी कनेक्ट करवाएंगे? उस सिलसिले में भी कुछ किया जाएगा? देखें, अगर कोई हमारा बच्चा है जो यहाँ बैठ के उसके पास ऑलरेडी एक स्किल है, पंजाब के डिफरेंट अदारों से उसने एक स्किल सीख ली है और उसके पास एक बिजनेस आइडिया है, वो यहाँ बैठ के अपना कोई बिजनेस आउटलेट शुरू करना चाहता है, वी आर एट वेरी एडवांस स्टेज विद बैंक ऑफ पंजाब। हम उनके लिए 25 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे विद वेरी मिनिमल सिक्योरिटी, विद वेरी बेसिक अंडर राइटिंग के वो अपना, अगर किसी ने एक बेकिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया और वो यंग विमेन शी वांट्स टू स्टार्ट हर ओन बेकिंग ब्रांड, तो उसको 20-25 लाख तक का लोन अवेलेबल होगा। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इस लोन के लिए? चट्टा साहब ये भी बता दीजिए। हाँ, सिर्फ आपकी स्किल्स
कंप्लीशन होनी ज़रूरी है। हम ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। अच्छा सर, हमारे पास रावलपिंडी से एक लाइव हुनर कॉलर भी सीखें, मौजूद है। हम 3 चाहते to हैं कि 6 उनका months। सवाल ले लेंगे ताकि अवाम और आप कनेक्ट हो पाए हमारी स्क्रीन के ऊपर भी। हमारे पास अदील मौजूद है रावलपिंडी से। अदील, चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त जो कि इनिशिएटिव लिया गया है। कौन से मुल्क जाना चाहते हैं आप कौन से मुल्क जाना चाहते हैं और कौन सा स्किल सीखना चाहते हैं? क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने चट्टा साहब से भी पूछना था कि ये जो कोर्सेज करा रहे हैं तो इनमें कोई एज लिमिट भी है? ठीक, जो लोग जी क्या करना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा चट्टा साहब, सवाल ये आया है, अदील रावलपिंडी से पूछ रहे हैं कि क्या कोई एज लिमिट भी है इन कोर्सेज के अंदर या कोई भी अप्लाई कर सकता है? प्रेफरेबली फ्रॉम 21 to 45 जो एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, लेकिन अगर आप एडवांस आईटी स्किल्स सीखना चाहते हैं तो देयर इज़ नो एज लिमिट। अगर आप बीपीओ सेक्टर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपका एक्सेंट अच्छा है एंड यू फील कंफर्टेबल टू स्पीक टू फॉरेन क्लाइंट्स, आपके लिए वो एज नहीं है। लेकिन अगर आप एक हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई फिजिकल एग्जर्शन होती है, तो बिटवीन 21 and 45। लेकिन एडवांस आईटी टैक बीपीओ वगैरह में तो कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, वैसे अदील 45 से कम ही लग रहे थे, तो अदील आप ये- कर सकते हैं। अदील जो हमारे लाइव कॉलर है वो कर सकते हैं। एक और हमारे और पास ये कॉलर तो है हर कराची एक, से। मैं पंजाब जी मैं सुनती हूँ आपकी बात। चट्टा साहब, हमारे साथ एक और कॉलर है कराची से, हिमायल, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइए हिमायल, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पंजाब में ये यूथ स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, क्या ये सिंध के स्टूडेंट्स या सिंध के वर्कर्स के लिए भी एलिजिबल है, सिंध के लोगों के लिए? बड़ा इम्पोर्टेंट ना, सवाल पूछ लिया आपने। बड़े दिल से निकला ये सवाल आपके। हम जवाब देते हैं। हमारे जी, चट्टा साहब। सिंध हमारे दिल के बहुत करीब है, पाकिस्तान का टुकड़ा है, पंजाब और सिंध में कोई फ़र्क नहीं है। देखें, अगर ये प्राइमरीली तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अगर सिंध का कोई बच्चा पंजाब में एडवांस आईटी टेक की ट्रेनिंग इंडस्ट्री से करना चाहता है या हमारे बीपीओ सेक्टर में जाके कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, तो हम कोई ऐसे डिस्करेज नहीं करेंगे, मोस्ट वेलकम। इवन केपीके के बच्चों को भी आपने देखा कि वज़ीर-ए-आला साहब ने लैपटॉप के लिए भी उनको टाइटल करवा दिया था कि आप उनको दें। तो हम सब इस पाकिस्तान को मिल के आगे लेके जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से वी हैव अ चीफ मिनिस्टर हुज हार्ट बीट्स फॉर यंग मेन एंड वुमेन ऑफ पंजाब। वो कहती हैं कि ये पंजाब के जितने वसाइल हैं, इनका रुख इन नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बेशक। हमने मोड़ देना है। इनको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करनी है जो इनका हक है, और उसके लिए चाहे लैपटॉप स्कीम्स हों, चाहे स्कूटीज़ हों, चाहे स्किल्स डेवलपमेंट हो। स्किल्स डेवलपमेंट में आप देखें, ये जो मैंने आपसे ट्रेनिंग शेयर की, आई वांट टू गिव दिस मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि हमारे वो तमाम बच्चे जो ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास आईटी स्किल्स थोड़ी बहुत हैं, trust me, if they invest their 3 to 4 months in these programs, they will get best state of the art trainings, और इनका एक नया career is just 4 months away from them, 3 months away. These are short term skills development boot बलूचिस्तान, camps. आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को भी शामिल हम करवा देते हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे सबको शामिल कर लीजिए, जो भी पंजाब आकर अवेल करना चाहे इस तरह की फैसिलिटीज़ को, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर पंजाब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इस तरह के प्लेटफॉर्म से, इस तरह के प्रोग्राम से, वो अचीव भी हम कर पाएं वो तमाम गोल्स इंशाल्लाह। हमारी यूथ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अदनान अफजल चट्टा साहब मौजूद थे और ये इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बता रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए, सो दैट उनका फ्यूचर बेहतर हो, जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़कर एक और आगे बढ़कर हमारे पास थोड़ी सी खबर है कि ज़लज़ले कल से खबरें आ रही थी कि आ रहे हैं जापान की तरफ, और हमारे पास जापान के एरिया के आसपास जो लगने वाले साहिल हैं उनके ऊपर भी जो कि कश्तियाँ दौड़ती हुई देखी गई निकलते हुए। हम लोगों के पास ज़लज़लों के जो न्यूज़ कल आ रहे थे वो सुनामी की जो वार्निंग्स आई थी, उसके बाद जापान के अंदर जो बंदरगाह है वहाँ से कश्तियों को फौरी तौर पे निकालने का प्रोसेस शुरू किया गया, और शुमाल मशरकी साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का जो ज़लज़ला है। जब भी जापान की बात आती है और सुनामी की बात आती है ना, तो दिल डर जाता है, क्योंकि हमें याद है कि सुनामी जो पहले आया था उसकी वजह से कितनी ज़्यादा तबाही हुई थी। और जापान वैसे भी कहा जाता है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तरह से बनाया जाता है कि ज़लज़ले उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। तो ये स्टोरी जो है ये जापान से थी, लेकिन सिर्फ जापान
ईरान नहीं, अगर हम पाकिस्तान में वापस आ जाएं, यहाँ पर भी पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं हर कुछ 3 से 4 दिन के बाद ना हल्का फुल्का जल्जला महसूस किया जा रहा है। ऐसे ही वादी चिपोरसन में मुसलसल जल्जले आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले जो अफराद हैं, मकामी अफराद, वो हिजरत पर मजबूर हो गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया है कि ये जल्जले जो हैं ये फॉल्ट लाइन का जुज हैं, और गिलगित बल्तिस्तान की ये वादी चिपोरसन 3 माह से मुसलसल खतरनाक जल्जलों की जद में है, और इतने ज्यादा खतरनाक जल्जले यहाँ पर आ रहे हैं मुजम्मिल कि लोगों ने सोचा कि भाई अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से हम माइग्रेट कर जाएं तो बेहतर है। अच्छा, जो लोग इस इलाके के आसपास रह रहे हैं, वहाँ पे वादी पाक अफगान सरहद के पास जो कि है वो हमारे पास जल्जलों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास फॉल्ट लाइंस जो पाकिस्तान की है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, अपने आप को जाने कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस जगह पे हैं आप लोग। हमारे पास इस वक्त रेहान शाह जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं और इन चीज़ों के बारे में उनसे पूछते हैं। मुस्लिम से उनका ताल्लुक है और उनके सदर हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में जो मकामी हुकूमत है उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है। शाह साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त खैरियत है वहाँ पर, क्या सिचुएशन है, किस तरह के जल्जले आ रहे हैं? जी आयशा और मुजम्मिल, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइव में लिया। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि चिपोरसन वैली, जिस तरह आपने खुद कहा, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास, पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में, अगर इस्लामाबाद से उसकी डिस्टेंस बता दें तो तकरीबन 910-912 किलोमीटर तक का सफर यानी डिस्टेंस बनता है। और ये इसकी जो एरिया कवरेज है वो तकरीबन 4800 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ चिपोरसन वैली 12 गांव पर मुश्तमिल है। बहुत खूबसूरत इलाका है, स्ट्रेटेजिकली यानी दिफाई एतबार से भी रिसोर्सफुल इलाका है। तकरीबन जून के महीने यानी 2025 के जून के महीने से जेर जमीन धमाकों और थरथराहट, ये जल्जले नहीं था, एक थरथराहट की वाइब्रेशन थी, उसके बाद मुतवातिर फिर धमाकों के बाद जल्जलों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। और इस बदनसीब इलाके में 19 जनवरी 2026 को अलल सुबह वही धमाके और जल्जले की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और 5.8 रेक्टर स्केल पे उसकी जो कैलकुलेशन हुई, उसने उस इलाके के तकरीबन 610 घरानों पर मुश्तमिल चिपोरसन के इब्तिदाई 3 गांव को मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दिया और बाकी मानदा गांव के 70% घर जो है वो मस्मार हो गए, घिर गए। और उसके बाद तकरीबन वहां पे 5000 अफराद वो बेघर हो गए और लाइव स्टॉक, वो नेचुरल दीगर उनके वाटर चैनल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और जनवरी का महीना, आप आयशा और मुजम्मिल भाई आपको बताते चलूं कि इंतहाई शुमाल के इस 4800 अल्टीट्यूड पे इस इलाके में -24 से 28 के दरमियान नॉर्मल टेम्परेचर हो गए और लोग शेल्टर में यानी कपड़ों के जिबड़िए में के टेंट में रहने पर मजबूर हो गए। आपने जिस तरह कहा कि वहां से डिस्प्लेसमेंट हुई, बिल्कुल हुई। वहां पे 192 अफराद, जिनमें बिलखुसूस खवातीन, प्रेग्नेंट, शेरख्वार बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग वहां से आके उसी नेबरिंग गांव के लोग हैं, सोस से लेकर गुलमित तक उनको मुख्तलिफ घर में रखा गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि मीनवाइल वहां पे उनको इब्तिदाई तौर पर कपड़े के टेंट और बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वहां पे चाइना से कोई विंटराइज नॉर्मल टेंट, वो भी मुकम्मल विंटराइज नहीं था। लेकिन यहाँ रुका नहीं आशिया, यहाँ पे फिर ये हुआ कि बहुत बदनसीबी 27 मार्च को फिर एक दफा ये मुतवातिर जल्जले जो नॉर्मल आते थे, एक दफा बड़ी तबाही का बायस बना। अगर कुछ एक नंबर आप हमारे सामने रखें कि कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं इस एरिया से? तकरीबन यहाँ पे 192 घर के 8 अफराद एवरेज लगा दे तो वो इस वक्त नेबरिंग इलाकों में, जिनमें खुसूसी तौर पर, चूंकि हम जरा गांव देहात में रहते हैं, हमारे पास गाय बैल जमीनें होती हैं, सिर्फ वो बुजुर्ग खवातीन जो शेरख्वार बच्चों को फीडिंग करती हैं, प्रेग्नेंट और शदीद बीमार, हर घर से उनको लाके बाकी लोगों ने इनकार किया क्योंकि वो सब कुछ उनका वहां पे है। तो वहां से वो लोग 192 घर जो है घर के अफराद वो शिफ्ट होकर फिर ये बताइए
ये बताइए, आई होप जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें देख रहे हों, इस वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? ऐसा क्या किया जाए, फौरी तौर पर कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं? एक तो टेंट्स की बात होगी, खाने पीने का बताइए वहाँ पर क्या सिचुएशन है, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, या ख़वातीन के दीगर मसाइल जो होते हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है? कुछ हमारे सामने रखिए, क्या इकदाम किए जाने चाहिए फौरी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ बेबी से? फार्मूला, एंटी निमोनिया दवाइयाँ, नेबुलाइजर्स, आई थिंक ये स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इब्तिदाई तौर पर चूंकि हम मुख्तलिफ डिजास्टर अपनी एक्सट्रीम पे जारी है, फर्दर ये रुका नहीं है, और इब्तिदाई जो है वो उनकी नेट कनेक्टिविटी का मसला आ रहा था, क्योंकि वो पहाड़ के दुश्वार गुजार इलाकों से उनकी रोड निकलती है जो तकरीबन 78 किलोमीटर है, और वो मुकम्मल तौर पर बंद हो तो वो लैंड लॉक था। अब वहां पे जो है अस्पताल का इशू, वहां डॉक्टर इब्तिदाई तौर पर नहीं है, स्पेशली गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत है। वहां गवर्नमेंट का कोई गायनोकोलॉजिस्ट या वहां पे सी सेक्शन की कोई फर्ज करो ऑपरेशंस होती हैं या इमरजेंसी नौयत पे वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में खवातीन और प्रेग्नेंट या शेरख्वार बच्चों के जो मसाइल है वहां डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। वहां पे सिर्फ एक प्राइवेट आगा खान हेल्थ सेंटर की एक क्लिनिक मौजूद है जो इब्तिदाई इमदाद दे सकती है। एक ये चाहिए। दूसरे वहां पे इस वक्त चूंकि लोग सारे 100% 610 घराने मुकम्मल तौर पर टेंटों में मुकीम है, तो उनको इब्तिदाई तौर से लेकर अब असेसमेंट करना होगा उनके परमानेंट सेटलमेंट में, क्योंकि मुतवातिर ज़लज़ले आए हैं। तो इस बुनियाद पर वहां पे कोई प्रीफैब या सिस्मिक प्रूफ कम नुकसान वाले, क्योंकि जो जलजले आते हैं उससे तबाही होती है, दोनों अतराफ उसके पहाड़ हैं और पहाड़ से लैंडस्लाइडिंग आती है, तो उनको ये करना है किसी महफूज मकाम में उसी इलाके में उनके लिए कोई परमानेंट शेल्टर्स बनाए जाए जो प्रीफैब हो और उसके नुकसान कम से कम हो, ताकि वो मुस्तकबिल में वहां अपने मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने हमें दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम हमेशा शॉर्ट होता है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट स्टेक होल्डर से भी कि पहुँचें और उस इलाके की मदद करें। आपसे कॉन्टैक्ट में आए, आपके नुमाइंदों से कॉन्टैक्ट में आए, गवर्नमेंट के नुमाइंदों से कॉन्टैक्ट में आए, और माओ बहनों बेटियों के लिए और जो लोग फलाही मिशंस में अपना हाथ डालना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे हॉस्पिटल्स और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स में और ज़ईफ़ों की हेल्थ केयर सेंटर्स में मुश्किल में ही पता चलता है ना कि एक कौम वाकई में कौम है या नहीं है। और पाकिस्तानी कौम हम सब जानते हैं एक तो बहुत फयाज कौम भी है, एट द सेम टाइम मुश्किल के वक्त एक साथ खड़ी होने वाली कौम है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स इस सिलसिले में कुछ करें एंड देन उसके बाद बात आती है कि आम पाकिस्तानी इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। शाह साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, और आई होप आपको जो मदद दरकार है उन लोगों के लिए वो आपको मिले भी और इस सिलसिले में कुछ ना कुछ किया भी जाए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. हाय जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। और हम लोग आप तक न्यूज़ तो पहुंचाते हैं, लेकिन एक अदद ऑप्टिमिस्टिक तरीके में। हम वो वाला मीठा जर्नलिज्म नहीं करते कि जिसको बाद में आप जाके कहें कि ये हमें दुनिया की क्या पिक्चर दे दी है। हमारे पास इस वक्त सेगमेंट है मनी मैटर्स और हम लोग इसके अंदर डाइव करेंगे, लेकिन पहले मनी मैटर्स है क्या, देखिए। ओके जी, पाकिस्तान की मईशत जो है उसके लिए एक बहुत अच्छी खबर हम कह सकते हैं, बहुत ही मुस्बत पेशरफ सामने आई है, और वो ये है कि आलमी सरमायाकार उनसे इजाफी $250 मिलियन कामयाबी से हासिल कर लिए गए हैं, जिसके बाद हालिया यूरो बॉन्ड इजरा का मजमूई हजम बढ़कर तकरीबन $750 मिलियन तक पहुँच चुका है। ये एक तो जाहिर करता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान 4 साल के वक्फे के बाद दोबारा से बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट में वापस आया, और 3 साल यूरो बॉन्ड के जरिए इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब इसका मतलब क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में ट्रांसलेट किस तरह से कर सकता है इसका असर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अली, जो कि सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, ये कितना अच्छा, ये कितना बेहतर है, ये कितना हौसला अफजा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये यूरो बॉन्ड का रिटर्न पाकिस्तान ने एक्सटेंड किया 2 दिन पहले, हमने बल्कि जुम्मे के दिन खबर पड़ी $500 मिलियन की सब्सक्रिप्शन आई। यूरो बॉन्ड में एक्सप्लेन कर दो, होता ये आउटसाइड ऑफ योर ओन कंट्री आपका जो डेट बोरोइंग है एक कंट्री इशू करती है, US डॉलर में होती है वो, तो 500 मिलियन था, अब ये 750 मिलियन हो गया, और हम रीपे तो कर रहे थे, पुराने आउटस्टैंडिंग थे, अब काफ़ी टाइम बाद 4 साल बाद हमने रेस किया है।
तो इसकी वजह से पाकिस्तान आजकल दो हेडलाइंस में से, एक तो डिप्लोमेटिक एफर्ट जो कर रहा है पोटेंशियल वेन्यू है पाकिस्तान पीस टॉक्स का, और अब ये यूरो बॉन्ड इशुएंस, इंटरनेशनल बॉन्ड इशुएंस बहुत बड़ी चीज होती है, और यील्ड भी पाकिस्तान की यील्ड मतलब रिस्क प्रोफाइल ये जो पाकिस्तान अपने रोल प्ले कर रहा है इसका बहुत बड़ा असर है कि लोग या इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं इस बोरोइंग के लिए। जी बिल्कुल, यही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोइंसिडेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीजें। इसका मतलब पाकिस्तान ग्लोबल इन्वेस्टर्स की ट्रस्ट में है, और जब दो बड़ी पार्टीज इन टाइम्स ऑफ वॉर पाकिस्तान में ट्रस्ट कर सकती हैं टू होस्ट द नेगोशिएशन, तो क्रेडिबिलिटी बता रही है कि वर्ल्ड स्टेज पे राइजिंग पे है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी दोनों कह सकते हैं। अच्छा, डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की बात करें तो बिजनेस फोरफ्रंट पे होता है। जो यूरो बॉन्ड्स हैं उनकी प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह का है, तो इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस तरह से ये यूरो बॉन्ड्स इनकी प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज जो है वो हमारी इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, ये हमारी इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, हमारी इकोनॉमी इन पे रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे होते हैं ये, और जैसे परसेप्शन पाकिस्तान के रिस्क का बढ़ता है कम होता है तो इनकी प्राइस जैसे यील्ड प्रोफाइल से डिफाइन होती है, तो अभी मिनिमल यील्ड पे है और लोएस्ट पे, मतलब लोएस्ट क्रेडिट रिस्क पाकिस्तान का इंटरनेशनली देख रहे हैं। और सबसे बड़ी एविडेंस यही है कि रेज हुआ है और ओवर सब्सक्राइब हुआ है, पहले 500 मिलियन था, अब 250 मिलियन पाकिस्तान, उसमें एक क्लॉज था कि ग्रीन शू ऑप्शन के पाकिस्तान अपनी इशुएंस बढ़ा दे अगर चाहे, तो पाकिस्तान ने जरूर इसको पाकिस्तानी फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जरूर यूज किया और इसको 250 मिलियन और ऐड किए, 750 मिलियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टोटल रेज किए, तो क्लाइंब हुआ, और ये ऑब्वियसली हमारे रिजर्व की हेल्प करेगा, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज की चीजें हैं वहाँ पे ऐड हो गई। अच्छा, अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें और करंट डिसीजंस की बात करें, जिस तरह से पूरी दुनिया का बिजनेस इंपैक्ट हुआ है इस मिडल ईस्टर्न वॉर की वजह से, तो अभी यूरो बॉन्ड्स की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आई है और हमें एक अदद बेहतरी का सिग्नल नजर आ रहा था कुछ अर्सा पहले तक। क्रिस्टिना जॉर्जीवा दूसरी साइड पे हमें बता रही हैं कि पूरी दुनिया को इस महंगाई के प्रॉब्लम में से निकलने में टाइम लग जाएगा। हम लोग एज एन इकोनॉमी हियर इन साउथ एशिया हम लोग किधर खड़े हुए इस वक्त? इकोनॉमी एज साउथ एशिया, तो ऑयल प्राइसेस की वजह से तो लगभग सारी इकोनॉमीज इन साउथ एशिया और यूरोप ही इम्पैक्टेड है, लेकिन हमारी स्टैंडिंग कदरे बेहतर है, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर द एलएनजी सप्लाई डिस्ट्रप्शन, फ्यूल की कोई शॉर्टेज नहीं हुई ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी में। प्राइसेस तो हर जगह ही बढ़ी हैं, लेकिन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ये शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है और वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा ऐसा लग रहा है। आईएमएफ की आपने बात की, आईएमएफ सारी दुनिया को असेस करता है, और आईएमएफ ने ड्यूली कहा था कि ये वॉर थोड़ी सी जीडीपी के परसेंटेज पॉइंट दुनिया के हिसाब से ले जाएगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आईएमएफ की जो एमडी है उनकी तरफ से अगर इस तरह की बात आ रही है कि इसके असरात जो हैं, महंगाई के असरात, चाहे जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो भी जाए, जो महंगाई के असरात हैं वो लंबा अरसा तक चलेंगे, और ये अमेरिकन अवाम के लिए वो बहुत ज़्यादा कहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, तो ये सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी को ही बहुत ज़्यादा हिट करेगा, अफेक्ट करेगा, या पाकिस्तानी इकोनॉमी? क्योंकि अभी भी हम महसूस कर रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से असरात रहेंगे या फिर हम बहुत जल्दी कर्ब कर लेंगे इस इन्फ्लेशन को? देखिए, करेंसी हमने देखा पहली बार मतलब 3-4 साल के बाद 279 के नीचे ब्रेक हुई है, 278.9 पे आई है, तो करेंसी हमारी करेंसी क्राइसिस के थ्रू नहीं जा रही, ये जो भी शॉक आ रहा है ये इंटरनेशनल की वजह से, हमारे अपने डूइंग नहीं है इसमें, सही है। तो जैसे ही उसका मतलब ये है, जैसे ही ऊपर गया उसी तरह से नीचे भी आएगा, कोई सप्लाई चेन शॉक नहीं है, कोई लोकल में कोई फ्लड नहीं है, और सारे चैनल्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं, और हम कहते हैं ईरान और अफगानिस्तान से जो स्मगलिंग का इनफ्लो आउटफ्लो शॉर्टेज हो रही है लोकल इकोनॉमी में, पहले होती थी वो भी नहीं मौजूद, तो सिर्फ ये ऑयल की नॉर्मलाइजेशन की देरी है, बाकी सब सही हो जाएगा। और ये हमें स्टॉक मार्केट में भी नजर आया, और ऑयल भी 10-15% कम है एक हफ्ते के मुकाबले से। चले, आपने बात कर दी स्टॉक मार्केट की, थोड़ा सा बता दीजिएगा आज कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा, जरा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बता दीजिए। अच्छा, आज तो बैंक्स लीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिबाउंड ओवरऑल है 174,000, 1-2 महीने का हाई है, और आप बैंक्स भी ले सकते हैं, ऑयल एंड गैस भी ले सकते हैं। Right. Thank you for the guidance and thank you for approving a specific sector. इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। अली, आपने अपना टाइम निकाला अपनी मॉर्निंग में से, थैंक यू हमें ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, ब्रेक की दूसरी साइड पे मुलाकात होती है, साथ रहिएगा।
बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको ज़रा सिंध की तरफ लेकर चलते हैं कि सिंध में क्या सिचुएशन है अमन व अमान की। रवां बरस के सिर्फ पहले 3 महीने का अगर हम जिक्र करें तो 375 अफराद मर्डर हुए हैं सिर्फ 3 महीनों के अंदर। और इस सूरत हाल को देखते हुए यकीनन हम ये कह सकते हैं कि सूबे में अमन व अमान की सिचुएशन जो है उसमें एक मरतबा फिर से तशवीश पैदा हो रही है। और सिर्फ डकैती के दौरान जो मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल किए गए अफराद उनकी तादाद 21 हो गई है। और अगर हम फोकस करें कराची को तो वहाँ पर 3 महीने यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक के जो डाटा सामने आया है 115 अफराद कत्ल हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर वाक़यात ज़िला मलीर में रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, मलीर प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको सखर के एरियाज़ में, सिंध में, लड़काना के एरियाज़ में, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और इसके आसपास के इलाके, इनके दरमियान में कनेक्टिंग इलाकों में भी दर्जनों कत्ल पता चलते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, CCTV फुटेजेस आती हैं। सूरत हाल संगीन हो चुकी है और एक अदद टेंशन वाला माहौल इख्तियार कर चुकी है। इलाके में जो अवाम है वो खौफ व हिरास का भी शिकार है इस चीज़ की वजह से। कारकर्दगी क्या है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की वहाँ पे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजेंसीज़ क्या कर रही हैं वहाँ पे, इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। डकैती के दौरान मुज़ाहमत के जो बढ़ते हुए कत्ल के केसेस हैं कि आपके पास डकैत आया, उसने आके पिस्टल निकाला, आपने आके पकड़ा उसको, आपने कहा नहीं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की चीज़ देनी, आप कत्ल हो गए। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर कई ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे पास हमारे नुमाइंदे मुनस सिराज साहब मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं और वो हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन से करेंगे आगाज़। अस्सलाम वालेकुम मुनस, बिजी थे आप, आपने टाइम निकाला, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम बनती जा रही है कोल्ड ब्लडेड मर्डर की, होमिसाइड सिचुएशन कराची के अंदर एक बार फिर सर उठा रही है, वो पुरानी गैंग वॉर और वो ज़मानों की बातें कि जब कत्ल और फायरिंग्स जो हैं वो आम होती थी वहाँ पे, तो अब क्या शहरियों के दरमियान क्या वर्ड है जो चल रहा है इस टाइम पे ऑन द स्ट्रीट, लोग एक दूसरे से क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं और कितनी संगीन है सिचुएशन? वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया। देखें, कराची में अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान की अगर बात कर ली जाए तो कराची में थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें जो है वो मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि पेट्रोल क्राइसिस जो है वो भी चल रहे हैं, उसके प्राइसेस हाई हुई हैं। और इसके अमूमन ऐसा होता है कि जब महंगाई का जो एक अंसर है जब वो बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कराची में जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ जाता है और पुलिस हुकाम भी इसको जो है वो तौजीह के तौर पर बताते हैं। गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए तो कराची में डकैती 2-3 बड़े इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। उसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ कि उसमें एक शख्स की जान चली गई जो कि तकरीबन 20 लाख रुपए जो कि उसकी अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में बैंक से निकाल कर लेकर आ रहा था। डाकुओं ने उसका ताक़ुब किया, उसे फॉलो किया और उसके बाद आके जब उस बंदे ने रजिस्ट की तो उसको उन्होंने फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया। इसी तरह से न्यू सब्जी मंडी का जो मकाम है, खासा पुरहुजूम मकाम है, वो कारोबारी मरकज है कराची का सुपर हाईवे के करीब, वहाँ पर भी ऐसे ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि एक पेट्रोल पंप का मालिक जो कि कैश अपना जमा कराने के लिए बैंक जा रहा था तो डाकुओं ने उसे फॉलो किया और जब उसने रजिस्ट किया तो उन्होंने न सिर्फ की गाड़ी पर फायरिंग की बल्कि उसको भी एक गोली मारी और उसके बाद 75 लाख रुपए तकरीबन उस वारदात में लूट कर फरार हो गए। इसी नौयत की एक वारदात कराची के पौष इलाके नॉर्थ आगाबाद में हुई। तो ये वो इंसिडेंट हैं जो गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात की जाए डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात की तो ये बड़ा एक संगीन और अहम मसला है जो कि तकरीबन को 3-4 साल से कराची में पुलिस को बतौर पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। अगर कि इसमें घर गुजरते वक्त के साथ कमी आ रही है और अगर 2026 के आदाद शुमार की बात कर ली जाए तो अब तक 20 से ज़ायद ऐसे वाक़यात हुए हैं कराची में कि जिसमें मज़ाहमत पर डाकुओं ने लोगों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। अच्छा मोनी, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस तरह के केसेस में कन्विक्शन रेट क्या है, कन्विक्शंस किस तरह से होती हैं, गिरफ्तारियां कितनी होती हैं, मुकदमे कितने चलते हैं, इसका कुछ डेटा है आपके पास? जी देखें, पहले तो बात कर ली जाए कि जी पुलिस किस एंगल से इन चीज़ों को देखती है। पुलिस से हमारी कल बात हुई, इसमें कराची पुलिस ने जब ये वाक़यात बहुत बढ़ रहे थे तो ये फैसला किया था पुलिस की हाई कमांड ने कि इन केसेस की जो तफ्तीश है वो SIO पुलिस यानी कि CIA पुलिस करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं करेगी। और हमारी गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई SSP CIA से, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। वो ये कहते हैं कि अब तक रॉबरी रेजिस्टेंस के जितने केसेस 2026 में हुए हैं उसमें से पुलिस ने तकरीबन आधे जो है यानी कि 50% जो है वो कन्विक्शन रेट है। उनका ये कहना है कि 50% सॉल्व हो चुके हैं और 50% बाकी हैं। ठीक मुनस, थैंक यू, आपने हमें अपडेट किया और आपने हमें सारी सिचुएशन से आगाह किया। जिस तरह से कत्ल हो रहे हैं और जेस पे चल रहे हैं, इट्स ओनली राइट टू आस्क द गवर्नमेंट दीज क्वेश्चंस के क्या एफर्ट्स हैं जो इनके खिलाफ चलेंगे। और हमारे पास स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट सिंध सारिया जावेद साहिबा मौजूद हैं। मैम, पहले तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम येट अगेन, फिर से एक मरतबा फिर हमारे शो पे आपको गुड मॉर्निंग और वेलकम। आपने सुना कि किस तरह अपनी बेटी की शादी के लिए एक बंदा पैसे लेके जा रहा है, कत्ल हो जाता है, कोई अपने काम से निकला है, डकैती होने लगी है, कत्ल हो जाता है। क्या कराची वालों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है?
थैंक यू वेरी मच और आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। लेकिन देखें, एक तो पहली बात है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। जाहिर सी बात है यहाँ क्राइम रिपोर्ट भी होता है, 100% क्राइम रिपोर्टिंग होती है, छोटा सा भी क्राइम होता है इस शहर में रिपोर्ट होता है। जो ये रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पर ये आप लोग सेगमेंट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी मैंने देखी, वो पिछले 3 महीने की है और इसी अरसे की मैंने 2025 की भी 3 महीने की रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है, वो मैंने चेक की। तो देखें क्राइम रेशो में कमी आई है। हम ये तो नहीं कहते कि कराची इज 100% क्राइम फ्री सेफ सिटी। दुनिया में मेरा ख्याल से कोई शहर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं कराची के बारे में भी ये क्लियर करूं, लेकिन क्राइम में कराची में कमी आई है। जो आपके रिपोर्टर ने भी बात की कि देखें स्ट्रीट क्राइम भी बहुत अंडर कंट्रोल रहा है शहर में पिछले, अगर मैं 3 से 4 महीने की बात करूं, लेकिन ऐसे एक आध वाकयात जरूर रिपोर्ट होते हैं जो दिलखराश हैं, जो नहीं होने चाहिए, लेकिन पुलिस उनके लिए काम कर रही है। और आपको पता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 जो है उसका फेज 2 जो है उस पर बहुत तेजी से काम जारी है, ताकि जो ये सुपर हाईवे के इलाके, जैसे कि आपने कहा कि वो पेट्रोल पंप वाले ओनर पैसे लेके जा रहे थे, उनको लूटा और फायरिंग की, उन इलाकों को भी सिक्योर किया जा रहा है ताकि क्राइम को जो है वो मॉनिटर किया जा सके और क्राइम जो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सादिया, आपको नहीं लगता कि कराची की गवर्नमेंट जो है, ये सिंध गवर्नमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2014-15 तक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, उसके बाद कराची ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी और अमन हमें महसूस होता था। कराची से इस तरह की खबरें नहीं आती थी कि भाई स्ट्रीट क्राइम के अंदर ना किसी की जान चली गई है या कोई भी आया और फ़ोन जो है ना चोरी करके वो चला गया या डकैती हो गई है। बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया या अमन शहर के अंदर या सूबे के अंदर, उस मामले में तो फिर बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट विजिलेंट है। देखें अगर आप बात करें तो हमारी हुकूमत थी, लेकिन कुछ इलाके थे इंटीरियर सिंध में, जैकवाबाद, कश्मोर, कनकोट, वहाँ कन्वायर के थ्रू गाड़ियाँ जाती थी, लोग सफ़र करते थे, रात को सफ़र नहीं करते थे। मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में दावे से कहती हूँ कि सिंध में कहीं कन्वायर नहीं चल रहा, कहीं आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आप रात को थैंक यू, आपने हमें आगाह किया सारी सेशन से। सादिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए फॉर सच अ शॉर्ट टाइम, लेकिन उसके अंदर आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप कराची वाले महफूज रहें और इसके ऊपर जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए ताकि कराची वालों की जो जानें हैं वो महफूज रह सकें। इसके साथ ही वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।